आपने अपनी एक ट्रेनिंग में रणनीतिक सोच के बारे में बात की थी, तो ये क्या चीज है? देखिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अपने आप में एक ऐसा टूल है जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करता है। प्रोफेशनल जीवन में भी क्या रणनीतिक सोच को अपनाना चाहिए? देखिए, रणनीतिक सोच को तो जीवन के हर क्षेत्र में अपनाना ही चाहिए। रणनीतिक सोच का फायदा ये है से एक गलती हो गई, कम से कम उसे तो सुधार लीजिए, कम से कम अगली गलती तो ना कीजिए। रणनीतिक सोच से क्या हम अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं? हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में दोनों जगह पर रणनीतिक सोच की जरूरत होती है और उससे फर्क पड़ता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हम हमेशा उनके साथ जुड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। खुराना जी, आपने अपनी एक ट्रेनिंग में रणनीतिक सोच के बारे में बात की थी, तो ये क्या चीज है? देखिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अपने आप में एक ऐसा टूल है जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां आपको ये पता नहीं होता कि आप किस दिशा में लें, चॉइसेस ज्यादा होती हैं, उन चॉइसेस में से कौन सी सिचुएशन, कौन सी चॉइस बेटर है। तो रणनीतिक सोच या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, एक्टिव थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, वो आपको मदद करती है सही डिसीजन तक पहुंचने में, सही फैसले तक पहुंचने में। इसका बेसिकली तो मतलब ये है, मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ, बड़ा मनोरंजक उदाहरण है। मेरे एक मित्र हैं और वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में और वो बॉलीवुड के भक्त हैं। हर हिंदी फिल्म जो भी आती है शहर में, उनके आसपास अच्छी हो वो उसको जरूर देखते हैं और बाकी लोग उनके देखने के बाद उनसे पूछते हैं फिल्म अच्छी थी या बुरी थी, तब वो डिसीजन करते हैं कि जाएं या ना जाएं। वो हर फिल्म को जरूर देखते हैं और उनकी पत्नी भी वैसी ही उनके साथ बन गई, उनका भी शौक वही है, तो दोनों जने जाते हैं और हर फिल्म के पहले शो की पहली टिकट लेकर के देखना उनका रूटीन है। तो एक पिक्चर के बारे में बहुत ज्यादा अखबारों में प्रशंसा छप रही थी कि ये पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, हर आदमी को देखनी चाहिए, और वो उसके मुरीद थे कि ये हमारे शहर में आए तो हम जरूर देखें। जांच की बात ये रही कि वो ऐसे थिएटर में आकर के सबसे पहले लगी जो दिल्ली शहर से थोड़ा सा बाहर था, पर और वो थिएटर भी बहुत पुराना था, उसकी आधी सीटें भी टूटी हुई थी। तो भी उन्होंने सोचा कि पिक्चर इतनी अच्छी है, इस पिक्चर को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऑनलाइन टिकट खरीदी और सबसे महंगी टिकट खरीदी और खरीद करके और वहां चले गए। अब जब वो पिक्चर देखने लगे, आधे घंटे में उनको समझ में आ गया कि ये आर्ट फिल्म है और बहुत बोर है। वो जरूरत से ज्यादा बोर हो गए, परेशान हो गए, सीटें टूटी हुई अलग थी, अनकंफर्टेबल सीटिंग थी, उससे वो अलग परेशान थे। तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मैडम चलो छोड़ो, पिक्चर तो बहुत बोर है, हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा, हमने इतने पैसे खर्चे, पैसे कैसे खराब कर दें, अब हम घर चले जाएंगे तो ये तो पैसे खराब हो जाएंगे। उन्होंने उनको समझाने की बड़ी कोशिश की, पर उनकी धर्मपत्नी नहीं मानी। तब उन्होंने थिएटर से मुझे फोन किया और मुझे कहा, भाई अपनी भाभी को समझाओ, ये मान नहीं रही। मैंने उनसे ये कहा कि पैसे तो आपके जा चुके, वापस आएंगे नहीं। आप यहाँ बैठेंगी तो भी पैसे गए, नहीं बैठेंगी तो भी पैसे गए। बैठ करके आप समय भी खराब करेंगी, मूड भी खराब करेंगी, क्योंकि पिक्चर खराब है। पिक्चर में अगर अच्छा हो, मनोरंजन हो, फिर तो आपको बैठना चाहिए। जब मनोरंजन भी नहीं है, यहाँ बैठ करके बल्कि और परेशान हो रही है, सीट भी खराब है, तो आपको तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसको हम कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। वो कॉस्ट, वो पैसा, वो धन जो नाली में जा चुका, लेकिन हम उसकी चिंता करते हुए बाकी अगला नुकसान कर रहे हैं। अब पैसे खर्च हो चुके, वो वापस नहीं मिलेंगे, समय क्यों खराब करें, मूड क्यों खराब करें। वो एडिशनल चीज है जो हम खराब करेंगे अगर हम पिक्चर देखते हैं। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक टूल है कि हम ये एनालाइज करते हैं कि हमसे अगर एक गलती हुई तो उसके बाद दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती से बचे रहे। प्रोफेशनल जीवन में भी क्या रणनीतिक सोच को अपनाना चाहिए, और इसके बारे में कोई प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकेंगे आप? देखिए, रणनीतिक सोच को तो जीवन के हर क्षेत्र में अपनाना ही चाहिए। मैंने इसीलिए आपको एक मनोरंजक उदाहरण दिया पहले। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कार कंपनीज को उनकी मार्केटिंग एजेंसीज और रिसर्च एजेंसीज बहुत समय से ये कह रही थी
कि आपको इलेक्ट्रिक कार्स बनानी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कार का जमाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल अब रिन्यूएबल नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, महंगे हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक कार की तरफ आना चाहिए। उन्होंने बार बार जवाब ये दिया कि हमने पेट्रोल डीजल की कार बनाने के प्लांट पर इतना पैसा खर्च कर रखा है कि अगर हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो पा रही, और उस फैलेसी में वो अपना और नुकसान कर रहे हैं। अब अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो ये पक्की बात मानिए कि कार इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त घाटा पड़ रहा था, वो घाटा बहुत बढ़ जाता। लॉकडाउन के कारण अब हर आदमी अपने इंडिविजुअल व्हीकल्स खरीद रहा है, इसलिए उनको कुदरत की वजह से ये रिलीफ मिल गया है। वरना उनकी रिसर्च एजेंसीज की जो सिफारिश थी कि आपको इलेक्ट्रिक कार की तरफ जाना चाहिए, उसको इग्नोर करते रहे, तो वो भी वही संक कॉस्ट फेलेसी वाली सिचुएशन है, जहां वो एक बार पैसे खर्च कर चुके हैं, नाली में डाल चुके हैं, लेकिन वो अगली गलती करे जा रहे हैं और उससे अगली गलती भी करे जा रहे हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में रणनीतिक सोच का फायदा ये है से एक गलती हो गई, कम से कम उसे तो सुधार लीजिए, कम से कम अगली गलती तो ना कीजिए। तो ये है प्रैक्टिकल उदाहरण इस चीज का। मैंने स्पेसिफिक इसी के इंडस्ट्री का नाम लेकर के बतलाया ताकि ये समझ में आए कि ये चीज हमारे बिजनेस में, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कितनी रेलेवेंट। रणनीतिक सोच से क्या हम अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा कि हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में दोनों जगह पर रणनीतिक सोच की जरूरत होती है और उससे फर्क पड़ता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक लड़की है, उसकी शादी हो गई और वो अपनी माँ को चिट्ठी लिखे और ये कहे, तुमने जब तक मैं कुंवारी थी तब तक मेरे पे इतनी रोक लगा करके रखी, मुझे बाहर नहीं जाने दिया घर से, शाम को जल्दी आने की मजबूरी होती थी, भाई को छूट होती थी, मुझे छूट नहीं होती थी, और ससुराल में भी मुझे ऐसे ही जगह पे भेज दिया जहां पर सास का हुक्म चलता है, पति मेरी सुनता नहीं है। और दूसरी तरफ वही लड़की ये लिखे कि आपने कितनी कुर्बानियां करके और मुझे मतलब पढ़ाया लिखाया और मेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश की, जो आप बेस्ट कर सकते थे वो किया। अगर ये दो अलग अलग चिट्ठियां एक ही लड़की अपनी माँ को लिखे तो माँ की रिएक्शन क्या होगी? ये मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रोक लगाते हैं तो इसलिए कि लड़की की पर कोई उंगली ना उठे, अगर वो शाम को जल्दी आने की बात कहते हैं तो इसलिए कि लड़की पर कोई उंगली ना उठे और उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो। हर माँ बाप अपनी औकात के मुताबिक सबसे बढ़िया लड़का या लड़की खोजने की कोशिश करते हैं। हम उसको किस नजरिए से देखते हैं और किस वे में एक्सप्रेस करते हैं, ये इन चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है। तो रणनीतिक सोच की जब हम बात करते हैं तो हम वो टूल्स सिखाते हैं कि आप किसी चीज की पॉजिटिव साइड को, नेगेटिव साइड को, दोनों को कैसे देखें, दोनों में कंपैरिजन कैसे करें, और फिर आपने जो बात कहनी है वो कैसे करें। तो प्रोफेशनल लाइफ में जैसे वो आपके कॉर्पोरेट कंपनी को आगे बढ़ा सकता है, पर्सनल लाइफ में वो आपके रिश्तों में मिठास भर सकता है या आपके रिश्तों में खटास भर सकता है। तो अगर इस टूल का प्रयोग किया जाए तो आपके लिए रिश्तों को मजबूत बनाना, रिश्तों में मिठास भरना बहुत आसान हो जाता है। रणनीतिक सोच के अलावा आपने तर्क शास्त्र का भी जिक्र किया था, तो इसका खुलासा करेंगे आप? हाँ, ये भी एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। मेरे एक मित्र हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और वो क्रिमिनल केसेस लेते हैं। क्रिमिनल केसेस का मतलब ये होता है कि जो हत्या से रिलेटेड केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, बड़ी चीटिंग के केसेस हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल केसेस होते हैं और वो क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट हैं। और उनकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि उनको केस में जाने से पहले तैयारी नहीं करनी पड़ती अपनी बहस के लिए। उनको सारे केसेस याद हैं, उनके फैसले याद हैं, नजीरें याद हैं, और वो खड़े खड़े उनका उदाहरण देकर के जज को अपनी बात समझा पाते हैं। उनमें ये बड़ी काबिलियत है। वो प्रोफेशनल हैं बहुत ज्यादा और बहुत सीनियर हैं। एक बार उनके पास एक ऐसा केस आया जहां उनका जो मुवक्किल था, जो उनका क्लाइंट था, उसने उस पर कत्ल का इल्जाम था और उन्होंने उसको डिफेंड करना था कि कत्ल नहीं हुआ या इससे नहीं हुआ। और उस दिन पहली बार जिंदगी में उनकी याददाश्त ने उनको एक छोटा सा धोखा दिया, और वो धोखा ये था कि वो ये भूल गए कि उनके क्लाइंट पर कत्ल का इल्जाम है। और वो जब बहस करने के लिए खड़े हुए तो ये सिद्ध करने लग गए कि कत्ल वाकई हुआ है और कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब उनका मुंशी भी कोर्ट में था, उसने देखा वकील साहब तो गलत कर रहे हैं सारा कुछ,
वो आया उनके पास, उनको उसने इशारा करने की कोशिश की, वकील साहब ने रॉ में उसको परे झटक दिया। वो फिर दोबारा आया थोड़ी देर बाद, फिर वकील साहब ने झटक दिया। अगली बार वो आया, उसने उनकी बाजू पे चिकोटी काटी। तो वकील साहब का ध्यान उसकी तरफ गया और उन्होंने कहा क्या बात है। उसने कहा सर आप गलत कह रहे हैं, हमारा मुवक्किल जो है इस पर कत्ल का इल्जाम है। पहले क्यों नहीं बताया? कहते मैं तो आपके पास बार बार आ रहा था, आप ही मुझे झटक देते। कोई बात नहीं, ठीक है, अब तुमने बता दिया। और फिर वो जज साहब की तरफ मुड़े और फिर उन्होंने जोर से कहा, मिलार्ड अब मैं आपको बतलाता हूं कि ये जो अभी तक तर्क दिए जा रहे थे, मेरे सामने वाले पार्टी के, अपोजिट पार्टी के वकील ने ये तर्क देने थे, अब सुनिए इनका जवाब। तो तर्क शास्त्र ये कहता है कि अगर आप बिना प्लान किए 15 मिनट बोलेंगे तो आप अपनी ही बात को काटना शुरू कर दें। और तर्कशास्त्र दूसरी बात यह कहता है कि दुनिया की किसी भी बात को आप सच साबित कर सकते हैं तर्क से, और दुनिया की उसी बात को आप झूठ साबित कर सकते हैं तर्क से। तो तर्कशास्त्र ये मानता है कि तर्क से किसी बात को सच या झूठ साबित किया जा सकता है। इसलिए कोई भी बात असल में सच या झूठ तब तक नहीं है जब तक आपको उसकी वास्तविकता का पता ना हो। आप जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री में आप जानती हैं फेक न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है और लोग उन पर एतबार भी करते हैं, उनमें उनकी रॉ में बह भी जाते हैं। तो किसी भी चीज को सही साबित करना और गलत साबित करना वो एक अलग बात है, और कोई चीज सच होना या गलत होना वो दूसरी अलग बात है। ये हमें समझना चाहिए, ये विजडम हमें होनी चाहिए, ये डिस्क्रेशन हमें होनी चाहिए। आपने ये भी कहा था कि हमारी सोच से ही हमारा जीवन बनता है, तो इसे जरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। वंदना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आप हर बार ऐसे सवाल पूछती हैं कि जिससे दर्शकों को जानकारी भी मिले और मुझे जवाब देने में भी खुशी हो। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। तो चीज ये है कि एक बार एक ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा हुई जिसने कोई कत्ल किया था, और जिस दिन उसको फांसी होनी थी उससे एक दिन पहले मनोवैज्ञानिकों की एक टीम उसके पास गई और उन्होंने उसको ये कहा कि कल तुम्हें फांसी होगी, तुम्हें रस्सी पर लटकाया जाएगा, तो फंदा बांधा जाएगा और 1.5 मिनट तक तुम्हें जो है ना, तुम्हारी 3 हड्डियां गले की टूटेंगी, 1.5 मिनट तक तुम छटपटाओगे और उसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। उसने कहा आप मुझे ये क्यों समझा रहे हैं, मुझे पता है मुझे फांसी की सजा हुई है। तो उन्होंने कहा देखो बात ये है, हम तुम्हारे साथ एक रिसर्च करना चाहते हैं, और वो रिसर्च ये है कि हम एक कोबरा सांप से तुम्हें डसवा देंगे। उससे ये होगा तुम 5 से 15 सेकंड के अंदर अंदर मर जाओगे, जो 1.5 मिनट तक तुम्हें छटपटाहट होगी, दर्द झेलना पड़ेगा, उससे बच सकते हो। पर भाई देखो, करेंगे तभी अगर तुम्हारी सहमति हो, तुम्हारी सहमति नहीं होगी तो नहीं करेंगे, 1.5 मिनट तक छटपटाना, मर जाना। तो उसने सोचा कि वाकई 1.5 मिनट तक मैं दम सहूं, मरना तो है ही, उससे तो बच नहीं सकता, तो 5 सेकंड या 15 सेकंड का दर्द बेहतर है। उसने कहा ठीक है जी, जो आप कहते हो मुझे मंजूर है, वैसा कर देंगे। अब अगले दिन उसके सामने एक बहुत भयानक काले रंग का कोबरा सांप ला करके रख दिया गया, और उसके बाद उसके चेहरे पर नकाब डाल दी गई, जैसा फांसी के टाइम में करते हैं। और फिर उसको मनोवैज्ञानिकों ने कहा देखो अब ये कोबरा सांप तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, अब ये तुम्हें डसेगा और तुम्हारी 5 से 15 सेकंड में मौत हो जाएगी। ये कह करके उन्होंने घर में सिलाई में काम आने वाली सुई से उसको चुभो दिया। उसने ये समझा मुझे सांप ने मारा है, और ये सबसे बड़ी बात हुई, ये इतिहास में दर्ज घटना है कि 15 सेकंड में उसकी मौत हो गई। और उससे भी बड़ी हैरानी तब हुई जब उसका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि कोबरा के जहर जैसी चीज से उसकी मृत्यु। अब आप समझिए कि उसे कोबरा ने नहीं काटा, डसा नहीं, उसके शरीर के अंदर विष नहीं गया कोबरा का, लेकिन दिमाग में ये विचार चल रहा था एक दिन पहले से ही कि कोबरा डसेगा। फिर उसको कोबरा सांप दिखाया गया, फिर उसे कहा गया कोबरा सांप अब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। तो दिमाग में जो विचार चल रहे थे, दिमाग ने खुद अपने शरीर के अंदर जहर पैदा कर लिया और उसकी मौत हो गई। तो हमारा दिमाग इतना बड़ा खिलाड़ी है, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे जिंदगी नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव सोचेंगे जिंदगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो विचारों का इतना महत्व है कि हमारे जीवन को ये किसी भी दिशा में ले जा सकता है। और इसीलिए मैं रणनीतिक सोच को डेवलप करने की बात स्पेसिफिकली कहता हूं, जो हमारी ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, ताकि हम नेगेटिव विचारों को अपने जीवन में ना आने दें, पॉजिटिव विचार रोज भरते रहें
और उन पॉजिटिव में से भी वो वाले विचार चुने जो हमारे लक्ष्य की तरफ हमें ले जाने में आगे बढ़ाते हों, सहायता करते हैं। तो इन चीजों को समझना, इनकी बारीकियों को समझना और उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालना, वो हमारी उन्नति का साधन बन सकता है। खुराना जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि हमेशा पॉजिटिव होकर के ही चलना चाहिए। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और मुझे फिर से शुक्रिया अदा करना है D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्यार की वजह से हम हमेशा उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।